वर्तमान समय में अजित पवार को लेकर केंद्र में दो बड़ी तरह की खबरें सामने हैं। एक उनकी यादों और राजनीतिक विरासत से जुड़ी और दूसरी विवादों और प्रशासनिक निर्णयों से जुड़ी। हालांकि उनकी मौत 28 जनवरी 2026 को एक विमान हादसे में हुई थी, पर उसके बाद का घटनाक्रम भी मायने रखता है। सबसे ताज़ा और सकारात्मक खबर ये है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जल्दबाजी में जारी किए गए अल्पसंख्यक दर्जा के प्रमाण पत्रों पर रोक लगा दी है और सूक्ष्म, पारदर्शी तथा पूर्ण जांच का आदेश दिया है। ये फैसला एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है, क्योंकि इससे ये संदेश गया है कि किसी भी सरकारी निर्णय को संवेदनशील नियमों और जांच के बिना लागू नहीं किया जाएगा। प्रशासन मामले में संदेह होने पर पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना चाहता है। सभी प्रक्रिया और प्रमाण पत्रों को समग्र समीक्षा के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। ये मुद्दा शुरुआत में विवाद का विषय बना था, क्योंकि 28 जनवरी के आसपास 75 स्कूलों को अल्पसंख्यक दर्जा दिए जाने की खबर आई थी। ये तब हुआ जब अजित पवार के निधन पर पूरे राज्य में शोक की घोषणा थी। इससे न केवल राजनीतिक हलचल बढ़ी, बल्कि लोगों के मन में सवाल भी उठे कि क्या सभी नियमों का पालन हुआ था। लेकिन प्रशासन ने इस संभावित अनियमितता को गंभीरता से लिया है और इसका फौरन समाधान निकालने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। मुख्य सकारात्मक कदम: 1. प्रतिस्थगन आदेश। मुख्यमंत्री ने तुरंत उन सभी अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्रों पर रोक लगा दी है जो विवादास्पद अवधि में जारी किए गए थे। 2. जांच का आदेश। न केवल रोक, बल्कि उसके पीछे की प्रक्रिया की पूरी जांच निर्देशित की गई है, ताकि हर स्तर पर पारदर्शिता हो। 3. कड़ी कार्रवाई का संदेश। अगर जांच में कोई रूल उल्लंघन या अनुचित तरीका पाया जाता है तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे महाराष्ट्र सरकार की नियमबद्धता और जवाबदेही की क्षमता पर भरोसा बढ़ा है। जनता का विश्वास कायम रखने के लिए ये कार्रवाई बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि मामले में विवाद शुरू हुआ था, लेकिन अब तमाम परिस्थितियां सरकारी तंत्र की जवाबदेही और नियंत्रित प्रक्रियाओं के पक्ष में जा रही हैं। कुछ मुख्य सकारात्मक बिंदु नीचे दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लिया है। विवाद से बचकर सबूत और दस्तावेजों के आधार पर कार्यवाही करने की दिशा में निर्णय लिया है। ये संकेत है कि प्रशासन शॉर्ट टर्म प्रतिक्रियाओं के बजाय लॉन्ग टर्म समाधान की ओर काम कर रहा है। नियमों की रक्षा। ये रोक और जांच एक संस्थागत जांच प्रक्रिया को प्राथमिकता देती है, जिससे भविष्य में ऐसे मामलों में अधिक सख्त मानदंड और चेक एंड बैलेंस सुनिश्चित हो सकें। जवाबदेही तय करना। अगर किसी भी विभागीय गलती या प्रक्रिया में चूक पाई जाती है तो जवाबदेही तय करने का रास्ता भी तैयार है, जिससे जनता के भरोसे को मजबूत किया जा सके। ब्रेकिंग न्यूज: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का विमान दुर्घटना में निधन। राजनीति में हड़का देने वाला हादसा। आज 28 जनवरी 2026 की सुबह महाराष्ट्र की राजनीति और सामान्य नागरिकों के लिए एक अत्यंत दुखद समाचार आया है। सुबह के शुरुआती समय में पुणे जिले के बारामती क्षेत्र में एक निजी लियरजेट 45 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता अजित पवार समेत विमान के सभी सवार लोग मारे गए। ये घटना न केवल महाराष्ट्र बल्कि समूचे देश में एक गहरा सदमा दे गई है। हादसे का क्रम सुबह के तड़के, जब ज्यादातर लोग अपने अपने काम के लिए तैयार हो रहे थे, उसी बीच खबर आई कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार एक निजी विमान से यात्रा कर रहे थे। यह विमान मुंबई से बारामती की ओर जा रहा था, जहां अजित पवार के कई कार्यक्रम और राजनीतिक बैठकें तय थीं। वहीं जैसे ही विमान बारामती हवाई पट्टी के नजदीक लैंडिंग की कोशिश कर रहा था, अचानक नियंत्रण खो बैठा और विमान हादसे का शिकार होना शुरू हो गया। विमान के रनवे से लगभग कुछ ही दूरी पर यह तकनीकी और नियंत्रण संबंधी समस्या के कारण गिरा और तत्काल भारी आग की लपटों में बदल गया। स्थानीय अधिकारियों और बचाव दल ने तुरंत घटनास्थल की ओर रुख किया, लेकिन विमान में सवार सभी यात्रियों को तुरंत बचाना असंभव हो गया। इस भीषण दुर्घटना में उप मुख्यमंत्री अजित पवार के साथ अन्य चालक, क्रू मेंबर्स और सवारियों की जान चली गई। अजित पवार, महाराष्ट्र का वरिष्ठ नेता अजित पवार महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य के सबसे अनुभवी और प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। वे लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहे थे और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के अंदर और सहयोगी गुटों के भीतर एक मजबूत नेता के रूप में पहचाने जाते थे। उनके नेतृत्व में कई अहम नीतिगत फैसलों और राज्य स्तर की महत्वपूर्ण पहलों को लागू किया गया था, जो राज्य के प्रशासनिक ढांचे में स्थिरता और दिशा प्रदान करते थे।
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार अजित पवार का कद सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उनके सहयोगी और विरोधी दोनों ही राजनीतिक दलों में एक बड़ा नाम था। उन्होंने वर्षों से जनता के मुद्दों को उठाया, सरकारी योजनाओं को लागू करने में मदद की और ऐसे समय समय पर रणनीतिक निर्णय लिए जो राज्य की राजनीति को प्रभावित करते रहे। हादसे के तुरंत बाद की तस्वीर। दुर्घटना के तुरंत बाद मौके पर भारी संख्या में स्थानीय पुलिस, दमकल विभाग के वाहन और बचाव दल पहुंचे। जहां तक अधिकारियों की प्राथमिक जानकारी मिली, दुर्घटना इतना भीषण था कि विमान के हिस्से इधर उधर बिखर गए थे और आग इतनी तेज थी कि किसी को घटनास्थल से तुरंत सीधा निकाल पाना संभव नहीं हो सका। स्थानीय प्रशासन ने सूचना को फैलाने के साथ साथ आसपास के इलाकों से लोगों को हटाया और सुरक्षा को कड़ा कर दिया। डीजीसीए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को भी टीम रवाना कर दी गई है, जो इस हादसे की विस्तृत जांच करेगी। प्रारंभिक रिपोर्ट यह संकेत दे रही है कि लैंडिंग के समय तकनीकी खराबी या मौसम संबंधी कारण विमान नियंत्रण खो बैठा, जिससे यह दुर्घटना हुई। तथापि घटना की पूरी और औपचारिक जांच अभी जारी है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ जैसे ही हादसे की खबर सामने आई, देश भर में राजनीतिक नेता, वरिष्ठ अधिकारी और आम नागरिकों ने शोक व्यक्त करने शुरू कर दिए। भारत के प्रधानमंत्री ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया और अजित पवार के परिवार तथा महाराष्ट्र सरकार को संवेदना संदेश भेजा। राजनीति में हड़का देने वाला हादसा। आज 28 जनवरी 2026 की सुबह महाराष्ट्र की राजनीति और सामान्य नागरिकों के लिए एक अत्यंत दुखद समाचार आया है। सुबह के शुरुआती समय में पुणे जिले के बारामती क्षेत्र में एक निजी लियरजेट 45 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता अजित पवार समेत विमान के सभी सवार लोग मारे गए। ये घटना न केवल महाराष्ट्र बल्कि समूचे देश में एक गहरा सदमा दे गई है। हादसे का क्रम सुबह के तड़के, जब ज्यादातर लोग अपने अपने काम के लिए तैयार हो रहे थे, उसी बीच खबर आई कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार एक निजी विमान से यात्रा कर रहे थे। यह विमान मुंबई से बारामती की ओर जा रहा था, जहां अजित पवार के कई कार्यक्रम और राजनीतिक बैठकें तय थीं। वहीं जैसे ही विमान बारामती हवाई पट्टी के नजदीक लैंडिंग की कोशिश कर रहा था, अचानक नियंत्रण खो बैठा और विमान हादसे का शिकार होना शुरू हो गया। विमान के रनवे से लगभग कुछ ही दूरी पर यह तकनीकी और नियंत्रण संबंधी समस्या के कारण गिरा और तत्काल भारी आग की लपटों में बदल गया। स्थानीय अधिकारियों और बचाव दल ने तुरंत घटनास्थल की ओर रुख किया, लेकिन विमान में सवार सभी यात्रियों को तुरंत बचाना असंभव हो गया। इस भीषण दुर्घटना में उप मुख्यमंत्री अजित पवार के साथ अन्य चालक, क्रू मेंबर्स और सवारियों की जान चली गई। अजित पवार, महाराष्ट्र का वरिष्ठ नेता अजित पवार महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य के सबसे अनुभवी और प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। वे लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहे थे और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अंदर और सहयोगी गुटों के भीतर एक मजबूत नेता के रूप में पहचाने जाते थे। उनके नेतृत्व में कई अहम नीतिगत फैसलों और राज्य स्तर की महत्वपूर्ण पहलों को लागू किया गया था, जो राज्य के प्रशासनिक ढांचे में स्थिरता और दिशा प्रदान करते थे। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार अजित पवार का कद सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उनके सहयोगी और विरोधी दोनों ही राजनीतिक दलों में एक बड़ा नाम था। उन्होंने वर्षों से जनता के मुद्दों को उठाया, सरकारी योजनाओं को लागू करने में मदद की और ऐसे समय समय पर रणनीतिक निर्णय लिए जो राज्य की राजनीति को प्रभावित करते रहे। हादसे के तुरंत बाद की तस्वीर। दुर्घटना के तुरंत बाद मौके पर भारी संख्या में स्थानीय पुलिस, दमकल विभाग के वाहन और बचाव दल पहुंचे। जहां तक अधिकारियों की प्राथमिक जानकारी मिली, दुर्घटना इतना भीषण था कि विमान के हिस्से इधर उधर बिखर गए थे और आग इतनी तेज थी कि किसी को घटनास्थल से तुरंत सीधा निकाल पाना संभव नहीं हो सका। स्थानीय प्रशासन ने सूचना को फैलाने के साथ साथ आसपास के इलाकों से लोगों को हटाया और सुरक्षा को कड़ा कर दिया। डीजीसीए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को भी टीम रवाना कर दी गई है, जो इस हादसे की विस्तृत जांच करेगी।
प्रारंभिक रिपोर्ट यह संकेत दे रही है कि लैंडिंग के समय तकनीकी खराबी या मौसम संबंधी कारण विमान नियंत्रण खो बैठा, जिससे यह दुर्घटना हुई। तथापि घटना की पूरी और औपचारिक जांच अभी जारी है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ जैसे ही हादसे की खबर सामने आई, देश भर में राजनीतिक नेता, वरिष्ठ अधिकारी और आम नागरिकों ने शोक व्यक्त करने शुरू कर दिए। भारत के प्रधानमंत्री ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया और अजित पवार के परिवार तथा महाराष्ट्र सरकार को संवेदना संदेश भेजा। उन्होंने कहा कि यह देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है और ऐसे समय में सबको संयम और धैर्य रखने की आवश्यकता है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और अन्य राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं ने भी ट्वीट और आधिकारिक बयान जारी कर दुख जताया। विपक्षी दलों ने इस हादसे को राजनीतिक विचारों से ऊपर उठकर एक राष्ट्रीय क्षति के तौर पर लिया और सभी नागरिकों से शांति तथा एकता बनाए रखने का आह्वान किया। महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार का नाम एक ऐसे नेता के रूप में लिया जाता है जिन्होंने दशकों तक सत्ता, संगठन और प्रशासन तीनों स्तरों पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई। वे उन नेताओं में शामिल रहे जिन्हें निर्णय लेने में देरी पसंद नहीं थी और जो अपने काम करने के अंदाज के लिए पहचाने जाते थे। उनके समर्थक उन्हें एक कर्मठ, जमीन से जुड़े और स्पष्ट सोच रखने वाला नेता मानते हैं। शुरुआत से ही राजनीति में सक्रिय अजित पवार का राजनीतिक सफर आसान नहीं था। एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से आने के बावजूद उन्होंने खुद को साबित करने के लिए लगातार मेहनत की। वे सिर्फ विरासत के भरोसे आगे नहीं बढ़े, बल्कि संगठन में काम करते हुए, प्रशासन को समझते हुए और जनता से सीधे जुड़कर आगे आए। उनकी पहचान एक ऐसे नेता की बनी जो फाइलों और फैसलों दोनों पर पकड़ रखता था। प्रशासनिक पकड़ और तेज निर्णय क्षमता अजित पवार को महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसे नेता के तौर पर जाना जाता था जिन्हें प्रशासनिक कामकाज की गहरी समझ थी। वित्त, सिंचाई, ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे से जुड़े मामलों में उनकी पकड़ मानी जाती थी। अधिकारियों के बीच यह आम धारणा थी कि अजित पवार के साथ काम करते समय काम की गति तेज रहती थी और निर्णय स्पष्ट होते थे। उनके कई सहयोगी बताते हैं कि वे मीटिंग्स में मुद्दे की जड़ तक जाते थे और अनावश्यक लंबी चर्चाओं से बचते थे। ग्रामीण महाराष्ट्र के लिए खास फोकस अजित पवार की राजनीति का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण महाराष्ट्र से जुड़ा रहा। किसानों की समस्याएं, पानी का मुद्दा, सिंचाई परियोजनाएं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ये सभी उनके एजेंडे में हमेशा ऊपर रहे। उनके समर्थकों का कहना है कि उन्होंने कई बार ग्रामीण इलाकों की ज़रूरतों को सीधे सरकार के सामने रखा, चाहे राजनीतिक हालात जैसे भी रहे हों। सख्त लेकिन कामकाजी छवि अजित पवार की छवि हमेशा एक सख्त और अनुशासित नेता की रही। वे सार्वजनिक मंचों पर भी अपनी बात बिना घुमा फिरा कर रखने के लिए जाने जाते थे। हालांकि कई बार उनकी भाषा को लेकर विवाद भी हुए, लेकिन उनके समर्थकों का मानना है कि यह उनकी ईमानदार और सीधे बोलने की आदत का हिस्सा था। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार अजित पवार उन नेताओं में से थे जो लोकप्रियता से ज्यादा परिणामों पर ध्यान देते थे। संकट के समय जिम्मेदारी उठाने वाला नेता। महाराष्ट्र की राजनीति में जब भी सत्ता संतुलन या सरकार को लेकर संकट आया, अजित पवार हमेशा केंद्र में रहे। वे कई बार ऐसे हालात में सामने आए जब फैसले आसान नहीं थे। उनकी राजनीतिक समझ और रणनीति ने कई मौकों पर सरकार और पार्टी को स्थिरता दी। यह भी माना जाता है कि वे दबाव में भी फैसले लेने से नहीं घबराते थे। संगठन के भीतर प्रभाव पार्टी संगठन के भीतर अजित पवार की मजबूत पकड़ रही। युवा नेताओं से लेकर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं तक उनके साथ काम करने वालों की संख्या बड़ी थी। वे संगठनात्मक बैठकों में साफ निर्देश देने और जिम्मेदारी तय करने के लिए जाने जाते थे। कई युवा नेताओं ने यह भी कहा कि अजित पवार ने उन्हें राजनीति की व्यवहारिक समझ सिखाई। विरोधियों की नज़र में भी अहम नेता, राजनीति में विरोध होना स्वाभाविक है, लेकिन अजित पवार की खास बात यह रही कि उनके राजनीतिक विरोधी भी उनकी क्षमता और अनुभव को नज़रअंदाज नहीं कर पाए। विपक्षी दलों के कई नेता भी यह मानते रहे कि अजित पवार के बिना महाराष्ट्र की राजनीति की तस्वीर अधूरी लगती है। महाराष्ट्र की राजनीति पर स्थायी प्रभाव अजित पवार का योगदान सिर्फ पदों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने सत्ता के गलियारों में यह दिखाया
कि राजनीति केवल भाषणों से नहीं बल्कि प्रशासनिक समझ से भी चलती है। उनकी राजनीतिक शैली ने आने वाली पीढ़ी के नेताओं के लिए एक अलग उदाहरण पेश किया। जनता के बीच मिली-जुली लेकिन मजबूत पहचान। जनता के बीच अजित पवार की छवि कभी बहुत भावुक नेता की नहीं रही, लेकिन उन्हें एक काम करने वाले और परिणाम देने वाले नेता के रूप में देखा गया। कई लोग उन्हें काम कम बोलने वाला नेता कहते थे, जो अपने फैसलों से पहचान बनाता है। निष्कर्ष: एक प्रभावशाली अध्याय अजित पवार का राजनीतिक जीवन महाराष्ट्र की राजनीति का एक महत्वपूर्ण अध्याय रहा है। उनकी सोच, उनका काम करने का तरीका और प्रशासनिक पकड़, ये सभी चीजें उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती थीं। विश्लेषकों के अनुसार अजित पवार उन नेताओं में से थे जो लोकप्रियता से ज्यादा परिणामों पर ध्यान देते थे। संकट के समय जिम्मेदारी उठाने वाला नेता। महाराष्ट्र की राजनीति में जब भी सत्ता संतुलन या सरकार को लेकर संकट आया, अजित पवार हमेशा केंद्र में रहे। वे कई बार ऐसे हालात में सामने आए जब फैसले आसान नहीं थे। उनकी राजनीतिक समझ और रणनीति ने कई मौकों पर सरकार और पार्टी को स्थिरता दी। यह भी माना जाता है कि वे दबाव में भी फैसले लेने से नहीं घबराते थे। संगठन के भीतर प्रभाव, पार्टी संगठन के भीतर अजित पवार की मजबूत पकड़ रही। युवा नेताओं से लेकर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं तक उनके साथ काम करने वालों की संख्या बड़ी थी। वे संगठनात्मक बैठकों में साफ निर्देश देने और जिम्मेदारी तय करने के लिए जाने जाते थे। कई युवा नेताओं ने यह भी कहा कि अजित पवार ने उन्हें राजनीति की व्यवहारिक समझ सिखाई। विरोधियों की नज़र में भी अहम नेता, राजनीति में विरोध होना स्वाभाविक है, लेकिन अजित पवार की खास बात यह रही कि उनके राजनीतिक विरोधी भी उनकी क्षमता और अनुभव को नजरअंदाज नहीं कर पाए। विपक्षी दलों के कई नेता भी यह मानते रहे कि अजित पवार के बिना महाराष्ट्र की राजनीति की तस्वीर अधूरी लगती है। महाराष्ट्र की राजनीति पर स्थायी प्रभाव अजित पवार का योगदान सिर्फ पदों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने सत्ता के गलियारों में यह दिखाया कि राजनीति केवल भाषणों से नहीं बल्कि प्रशासनिक समझ से भी चलती है। उनकी राजनीतिक शैली ने आने वाली पीढ़ी के नेताओं के लिए एक अलग उदाहरण पेश किया। जनता के बीच मिली-जुली लेकिन मजबूत पहचान। जनता के बीच अजित पवार की छवि कभी बहुत भावुक नेता की नहीं रही, लेकिन उन्हें एक काम करने वाले और परिणाम देने वाले नेता के रूप में देखा गया। कई लोग उन्हें काम कम बोलने वाला नेता कहते थे, जो अपने फैसलों से पहचान बनाता है। निष्कर्ष: एक प्रभावशाली अध्याय अजित पवार का राजनीतिक जीवन महाराष्ट्र की राजनीति का एक महत्वपूर्ण अध्याय रहा है। उनकी सोच, उनका काम करने का तरीका और प्रशासनिक पकड़, ये सभी चीजें उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती थीं। अजित पवार दादा को अंतिम विदाई। राजकीय सम्मान के साथ भावुक माहौल। महाराष्ट्र शोक में डूबा। महाराष्ट्र आज एक गहरे शोक से गुजर रहा है। वरिष्ठ नेता अजित पवार दादा को अंतिम विदाई देने के लिए सुबह से ही श्रद्धांजलि स्थल पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। हर चेहरे पर उदासी, हर आंख में नमी और हर दिल में एक ही सवाल: इतना बड़ा नेता, इतनी अचानक विदाई। अंतिम संस्कार, श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दृश्य बताते हैं कि यह सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के सार्वजनिक जीवन का एक भावुक अध्याय है। सुबह से ही राज्य के विभिन्न हिस्सों से लोग श्रद्धांजलि स्थल की ओर पहुंचे। फूलों से सजी व्यवस्था, सुरक्षा के कड़े इंतजाम और शांत गंभीर वातावरण, सब कुछ इस बात का संकेत दे रहा था कि राज्य एक अपूरणीय क्षति को महसूस कर रहा है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, नेताओं, कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों की मौजूदगी ने माहौल को और भी भावुक कर दिया। राजकीय सम्मान और सख्त सुरक्षा व्यवस्था। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में राजकीय सम्मान के सभी प्रोटोकॉल का पालन किया गया। पुलिस, प्रशासन और स्थानीय स्वयंसेवकों ने व्यवस्था संभाली। राष्ट्रध्वज के साथ सम्मान, औपचारिक प्रक्रियाएं और अनुशासित वातावरण, इन सब ने कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की। सुरक्षा कारणों से कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन किया गया ताकि लोग शांतिपूर्वक श्रद्धांजलि दे सकें। नेताओं की मौजूदगी और शोक संदेश कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। अलग अलग विचारधाराओं के बावजूद इस मौके पर राजनीति से ऊपर मानवता
और संवेदना दिखाई दी। कई नेताओं ने शोक संदेश में कहा कि अजित पवार दादा कठोर निर्णय लेने वाले, लेकिन काम के प्रति समर्पित नेता के रूप में याद किए जाएंगे। जनता की भावनाएं, शब्दों से परे श्रद्धांजलि देने आए आम नागरिकों के लिए यह पल बेहद कठिन था। कोई मौन रखे खड़ा था तो कोई आंखें पोंछते हुए यादें साझा कर रहा था। ग्रामीण इलाकों से आए लोग बताते दिखे कि कैसे दादा ने स्थानीय मुद्दों पर सीधी बात की और प्रशासन तक आवाज पहुंचाई। महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों, हर वर्ग में गहरी भावनात्मक प्रतिक्रिया दिखी। एक कर्मठ प्रशासक की छवि अजित पवार दादा की पहचान एक ऐसे नेता की रही जिनकी प्रशासनिक पकड़ मजबूत थी। उनके समर्थक कहते हैं कि वे फैसलों में स्पष्टता रखते थे और काम को प्राथमिकता देते थे। सिंचाई, बुनियादी ढांचा और ग्रामीण विकास जैसे विषयों पर उनकी सक्रियता अक्सर चर्चा में रहती थी। उनके साथ काम करने वाले अधिकारी बताते हैं कि वे समयबद्ध निर्णय और जवाबदेही पर जोर देते थे। विवादों से परे योगदान, राजनीति में विवाद स्वाभाविक हैं, लेकिन श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान चर्चा इस बात पर केंद्रित रही कि योगदान को कैसे याद किया जाए। वक्ताओं ने कहा कि मतभेदों के बावजूद दादा ने राज्य के लिए काम किया और यही बात उन्हें अलग पहचान देती है। कई वक्ताओं ने अपील की कि इस समय संयम और एकजुटता बनाए रखना सबसे जरूरी है। युवाओं के लिए सीख, कार्यक्रम में मौजूद युवाओं ने कहा कि दादा की कार्यशैली से अनुशासन, तैयारी और निर्णय क्षमता की सीख मिलती है। राजनीति में आने वाले नए चेहरों के लिए यह संदेश बार बार दोहराया गया कि काम बोलता है और जिम्मेदारी के साथ सत्ता का उपयोग ही सच्चा नेतृत्व है। मीडिया और सार्वजनिक अपील, प्रशासन ने मीडिया से अपील की कि कवरेज सम्मानजनक और तथ्यात्मक रहे। अफवाहों से बचने और आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने का संदेश दिया गया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान शांति बनाए रखने के लिए स्वयंसेवकों ने लोगों से सहयोग की अपील की। राज्य भर में शोक की लहर, श्रद्धांजलि स्थल के बाहर भी राज्य भर में शोक सभाएं, मौन और प्रार्थनाएं आयोजित की गईं। कई जिलों में सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित किए गए। सोशल मीडिया पर भी हजारों संदेशों में लोगों ने दादा को याद किया, उनकी तस्वीरें साझा की और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। आगे का रास्ता, विश्लेषकों का मानना है कि इस क्षण में राज्य को स्थिरता और संवेदनशील नेतृत्व की आवश्यकता है। श्रद्धांजलि कार्यक्रम ने यह दिखाया कि महाराष्ट्र कठिन समय में भी संयम और गरिमा बनाए रख सकता है। आने वाले दिनों में आधिकारिक अपडेट्स और निर्णयों पर सबकी नजर रहेगी। निष्कर्ष, अजित पवार दादा को दी गई यह अंतिम विदाई केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की सामूहिक भावना का प्रतिबिंब है। आज राज्य ने एक ऐसे नेता को याद किया जिनकी पहचान काम, अनुशासन और निर्णयों से बनी। यह समय राजनीति से ऊपर उठकर मानवता, शांति और एकता को आगे रखने का है। त्यांचं व्यक्तिमत्व गेल्या अनेक वर्षापासून आपण पाहतोय। दिलखुलास, रोखठोक, कार्यकर्त्यांना हवाहवासा वाटणारा नेता। त्यांच्या जाण्यानं महाराष्ट्रावर दुःखाचा डोंगर कोसळलेला आहे। त्यांचं बोलणं, त्यांच्या कामाची पद्धत, त्यांची प्रशासनावरची पकड, या सगळ्या गोष्टी महाराष्ट्राच्या मनात कायम राहतील। बारामती आणि त्यांचं एक नातं होतं आणि त्याच बारामतीमध्ये त्यांना मृत्यू यावा, हा एक विचित्र योगायोग आहे। श्रद्धांजली त्यांना कधी वाहावी लागेल असं कधी मनात आलं नाही। त्यांनी त्यांच्या पद्धतीचं राजकारण केलं। उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळात अजित पवार हे उपमुख्यमंत्री होते आणि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना उद्धव ठाकरे यांचं म्हणणं होतं की कॅबिनेटला पूर्ण तयारी करून देणारे ते मंत्री होते। राज्याच्या प्रश्नांचा त्यांना अभ्यास, विशेषतः पाटबंधारे, पाणी या संदर्भात त्यांचा अभ्यास पक्का होता। शैक्षणिक क्षेत्रात त्यांचं काम राहिलं।
शरद पवारांनी त्यांना राजकारणात आणलं आणि नंतर गेल्या 2-2.5 वर्षापासून त्यांनी शरद पवारांशिवाय राजकारण महाराष्ट्रात सुरू केलं. त्या राजकारणाचा असा अकाली अंत होईल असं कोणाच्या ध्यानीमनी नव्हतं. मी जे मगाशी म्हणालो की अत्यंत कार्यक्षम मंत्री म्हणून त्यांचा लौकिक होता. त्यांना मिळालेलं प्रत्येक पद हे राजकारणासाठी तर वापरलंच त्यांनी, पण कार्यकर्त्यांसाठी, जनतेसाठी, विकासासाठी त्यांनी वापरलं. त्यांच्या कामाच्या पद्धतीविषयी अनेकदा TV चॅनलवरती काही दृश्य आम्ही पाहिली. सदैव जरी त्यांच्या बोलण्यात कधी राग आला, चीड आला, तरी पटकन एखादं विनोदी वाक्य टाकून ते संपूर्ण वातावरण हसरं खेळतं ठेवण्याची त्यांची कसब होती. उत्तम वक्ते होते. आज महाराष्ट्र खरोखर दुःखात आहे. महाराष्ट्रावरती कोणतं संकट आलं आहे किंवा महाराष्ट्राचे काय ग्रह फिरले माहीत नाही. गेल्या काही काळापासून महाराष्ट्रातले अनेक अशी प्रमुख नेतृत्व आपल्यापासून हिरावून गेले आणि आता अजित पवार गेले. विक्रमी संख्येने ते उपमुख्यमंत्री झाले. 5 किंवा 6 वेळा ते उपमुख्यमंत्री झाले. त्यांना मुख्यमंत्री होण्याची इच्छा होती. ते मुख्यमंत्री झाले असते तर महाराष्ट्राला एक उत्तम कार्यक्षम मुख्यमंत्री मिळाला असता. पण ते त्यांच्या दुर्दैवानं ते मुख्यमंत्री होऊ शकले नाही आणि आज या भीषण विमान अपघातामध्ये त्यांचा मृत्यू झाला. महाराष्ट्राला आणखीन काय पाहावं लागणार आहे काय सांगता येत नाही. मी शिवसेना परिवारातर्फे त्यांना श्रद्धांजली वाहतो. स्वतः शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याशी माझी आता चर्चा झाली आणि ते सुद्धा अस्वस्थ आणि शोकात आहेत. कारण त्यांचे ते सहकारी होते मंत्रिमंडळातले आणि पवार कुटुंब, मग शरदराव असतील, अजितदादा असतील, यांचे आणि ठाकरे कुटुंबाचे अत्यंत स्नेहाचे संबंध होते. त्याच्यामुळे स्वतः उद्धव ठाकरेसुद्धा लवकरच आपल्यासमोर येऊन दुःख व्यक्त करते. जेव्हा जेव्हा पवारसाहेबांबरोबर आमच्या बैठका व्हायच्या तेव्हा अजित पवार असायचे. म्हणजे अजित पवारांनी पहाटेची शपथ घेतली त्याच्या आदल्या दिवशी रात्री 11पर्यंत आम्ही एकत्र होतो आणि 11 वाजल्यानंतर शोधाशोध करताना जे घडामोडी घडल्या त्या रंजक होत्या फार. तिथपासून ते पुढे अनेक काळ, त्याच्या आधी सरकार बनवताना अजित पवार आमच्या म्हणजे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार बनवताना अजित पवारांची सोबत अत्यंत महत्त्वाची होती. जेव्हा सरकार बनलं आणि मुख्यमंत्रीपदाची शपथ उद्धव ठाकरे यांनी घेतली आणि शिवतीर्थावर अजित पवार यांनी सुद्धा शपथ घेतली त्यावेळेला, त्यानंतर ते मंत्रालयात गेले दुसऱ्या दिवशी आणि त्यांनी पहिला फोन मला केला होता आणि त्यांनी हे सरकार बनवताना जे कष्ट आपण सगळ्यांनी घेतले त्यांनी विशेषतः माझा उल्लेख केला, त्याचं स्मरण आम्हाला कायम राहील अशा प्रकारचं वक्तव्य त्यांनी त्यावेळेला केलं. आणि त्यांचा स्नेह, जरी आम्ही एकमेकावर टीका केली ते फार कमी टीका करायचे, टीका आम्हीच करायचो. जेव्हा त्यांनी नवीन मार्ग स्वीकारला, वेगळा मार्ग स्वीकारला, तेव्हा आम्हीच त्यांच्यावर टीकेचे बाण सोडत होतो, त्यांच्यावर टीका करत राहिलो. पण त्यांनी क्वचित त्याला उत्तर दिलं, कारण ते शांत राहूनच काम करत राहिले. राजकारणामध्ये अशी माणसं दुर्मिळ असतात. अत्यंत उमद्या वयात ते गेले, अत्यंत उमद्या वयात. त्यांच्याकडनं अजून बरंच काही काम महाराष्ट्राला करून घेता आलं असतं. राजकारणात ते मोठी खेळी अद्याप खेळू शकले असते. अलीकडेच माननीय शरद पवार आणि अजित पवार एकत्र आले, त्याचा आनंद सगळ्यांना झाला की काका आणि त्यांचा मुलासमान पुतण्या एकत्र आले, एकत्र राजकारण सुरू केलं. पुण्यात, पिंपरी चिंचवडमध्ये, आताही जिल्हा परिषदा, घड्याळ आणि तुतार एकत्र लढत आहेत. त्याचा आम्हाला आनंद होता, पण तो आनंद फार काळ टिकला नाही. पवार कुटुंब हे राजकारण कोणत्याही थराला गेलं तरी पवार कुटुंब हे अभेद्य
एकत्र कायम राहिलं ते यावेळेलाही दिसलं आपल्याला अनेक प्रसंगात. त्याच्यामुळे पवार कुटुंबावरचा हा सगळ्यात मोठा आघात आहे. जरी सुप्रिया सुळे यांच्या विरोधामध्ये सुनित्रा पवार लढल्या, जरी अजित पवार यांच्या विरोधामध्ये युगेंद्र पवार त्यांचा पुतण्या लढला, कधी रोहित पवारांनी काही टीका टिप्पणी केली असली तरी सामाजिक कार्यामध्ये, कौटुंबिक सोहळ्यामध्ये पवार कुटुंबाचं ऐक्य हे एक आदर्श प्रकार राहिला. आणि त्या कुटुंबावरचा जो आघात आहे, अजित पवार हे त्या कुटुंबाचे शरद पवार यांच्यानंतरचे कर्ते पुरुष होते. अशा कर्त्या पुरुषाचं जाणं यासारखं दुःखद आणि धक्कादायक गोष्ट नाही. अपघात कसा झाला याची चौकशी व्हायला पाहिजे.